दोस्तों, आज आपको मैं एक 22 साल के लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक सेठ आदमी के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। लड़के की जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह सेठ के पास जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता और खाना बनाकर खाता, फिर सो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पीठ पर 3 गठरी लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह आदमी काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से वह यूं ही चलकर सफर कर रहे थे, और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान लड़के पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था, और वह भी उसी रास्ते में जा रहा था जिस रास्ते में उन बूढ़े आदमी को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े आदमी के पास से होकर गुजरा। इस पर वह बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता कर सकते हो? यह गठरी बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा टाइम तक इस गठरी का बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरी एक गठरी को ले लो और मुझे दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। लड़का उन बूढ़े आदमी की सारी बातें सुनता है और उन बूढ़े आदमी से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। कहिए, आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर लड़के ने उन बूढ़े आदमी की एक गठरी उठाकर और अपने कंधे पर ले ली, और तभी उस लड़के को यह एहसास हुआ कि यह गठरी तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और बूढ़ा आदमी दोनों रास्ते में आगे की ओर चल पड़े। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह एक गांव को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगे, और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे, जैसे मानो वह भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए। तो लड़का उन बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा, इस गठरी में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह गठरी इतनी भारी है? इस पर वह बूढ़ा आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे और सोने के कुछ सिक्के भरे हुए हैं। इसी कारण यह गठरी में बहुत वजन है। उन बूढ़े आदमी की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगता है, यह बाबा जरूर कोई बड़े व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे और सोने के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है। मुझे तो खाली यह गठरी दूसरे गांव तक पहुंचाना है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे और सोने के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीतता गया और वे दोनों एक नदी के किनारे जाके पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफी मस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह बूढ़ा आदमी अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उन बूढ़े आदमी से कहता है, क्या हुआ बाबा? चलिए, आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 गठरी लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 2 सोने के सिक्के दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दे तो भी मैं आपका सहायता अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को दे दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? ये गठरी भी बहुत भारी है। इस पर वह बूढ़ा आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत भारी है। उन बूढ़े आदमी की ये सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं
और दूसरी में चांदी के ऐसा प्रतीत होता है मानो यह बूढ़े बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जायदाद बेचकर यह सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं। तभी तो वह इतना कीमती खजाना लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन बूढ़े आदमी से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप रास्ते में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बार फिर एक सुनसान रास्ता आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो ये बूढ़े आदमी कब तक दौड़ पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ भी पाएंगे। और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी जिंदगी बिता सकता हूँ और अपना एक नया व्यापार शुरू भी कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा आदमी अब इन पैसों का क्या करेगा? इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का ये सब बारे में सोच ही रहा था। तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ? ये बाबा ना जाने कहाँ से आ रहे हैं और क्या कर्म करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं ही तो मुझे ऐसा करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का 2 गठरी लेकर उन बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं ये गठरियां खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उन बूढ़े आदमी से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर वो बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन बूढ़े आदमी से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वो बूढ़ा आदमी बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा खजाना मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी ये बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं ये काम करता हूँ, ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है यह बूढ़े बाबा को चोर तो नहीं है, वरना इनके पास इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगे? अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला यह इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है ये कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है? यह सोचता हुआ वह लड़का अब उन बूढ़े आदमी से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते देखते वह बूढ़े आदमी से आगे भी निकल चुका था। और वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वो कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। और देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन बूढ़े आदमी से नजरें बचाकर वह 3 गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन 3 गठरी का वजन तक ना मालूम पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरिया में से वह सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरिया खोली
तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली। उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन बूढ़े बाबा ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वो लड़का बड़ा गुस्से हुआ। उसने सोचा, उन बूढ़े बाबा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के या अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। सच कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों गठरी उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह धकेल ही देगा है। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसका जवाब में हमें दो बातें समझनी चाहिए। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको को यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूँ या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए।
जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखता देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है आपकी आंखों के सामने, आपके भीतर जो कुछ भी जैसा चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आप मन के सारे विचार देखते ही खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से नासोच से बच सकते हैं और आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए स्वयं को देखना है, वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा, अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। ये बात तब की है जब एक बार मेरे अंकल मुझे एक होटल में ले गए। अंकल ने 1 घंटे के लिए होटल का रूम बुक किया और वे 1 घंटे में से 2 मिनट भी नहीं रुके। उन्होंने लगातार 4-5 बार मेरी हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप और एक बड़ा भाई है। मेरा भाई लंदन में मेरे अंकल के पास रहता है और वहीं नौकरी करता है। अंकल मेरे पापा के कॉलेज से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और वह कई बार इंडिया भी आते जाते रहते थे। मेरी माँ हाउसवाइफ है और सरकारी नौकरी भी करती है। मैं अभी 19 साल की हूँ और अभी मैं BSc फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है और दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ। कुल मिलाकर मैं सर से पांव तक एकदम गोरी चिटी हूँ। कोई भी लड़का मुझे एक बार ना देखे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। जब मैं जीन्स और शर्ट पहनती हूँ तो मैं बहुत ही कमाल की लगती हूँ। एक बार मेरे अंकल लंदन से आए, उनकी उम्र 46 साल है। वह मेरे साथ काफी हद तक घुल मिल गए थे। एक दिन अंकल ने मुझे मूवी दिखाने के बहाने ले गई। मूवी देखने के बाद उन्होंने एक होटल में कमरा बुक किया और मुझे लेकर गए। उसके बाद अंकल ने मेरे साथ कुछ अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने 3 घंटे तक, मेरी अब क्या बताऊं, शर्म आ रही है मुझे तो बताने में, चलो कोई ना, आगे बताती हूँ। मैं शुरू से ही पढ़ाई में ठीक थी और सबसे आगे रहती थी। कभी भी मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं चलता था, लेकिन हाँ, लड़के मेरे पर जरूर कोशिश करते थे। मेरे आगे पीछे बहुत घूमते फिरते रहते थे, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर ही करती थी। ये कहानी असल में तब शुरू होती है जब मेरे लंदन वाले अंकल इंडिया वापस आते हैं। उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अंकल 7 साल बाद इंडिया वापस आ रहे थे। मैं उनके आने की खबर सुनकर बहुत ही खुश हुई, क्योंकि अंकल मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते थे। रविवार को अंकल जब घर आए तो उन्होंने देखकर मैं बहुत ही खुश हो गई। मेरे मन में पता नहीं, उन्हें देखकर एक अजीब सी फीलिंग आ गई। उन्हें देखकर मेरा मन, उनके प्रति देखने का नजरिया एकदम से बदल गया। वह मुझे बहुत ही जवान और हैंडसम लगने लगे। पहली नजर में ही मैं उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई। उनके पास बहुत सारा सामान था। मम्मी पापा और मैंने अंकल का बहुत बढ़िया स्वागत किया। मम्मी ने अंकल के लिए कई सारे खाने की चीजें भी बनाई। सभी सोफे पर बैठकर बातें करने लगे।
काफी देर बातें करने के बाद पापा बोले, यार तुम थोड़ा आराम करो, तुम थक गए होगे। तब अंकल बोले, हाँ थक तो मैं गया हूँ। फिर पापा ने मुझसे कहा कि अंकल को कमरा दिखा दो। हमने अंकल के लिए गेस्ट रूम बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। हमारा गेस्ट रूम ऊपर वाले मंजिल पर था और मैं अंकल को गेस्ट रूम की तरफ ले गई। मम्मी टेबल पर खाने का सामान उठाने लगी और पापा अपने कमरे में चले गए। ऊपर जाते समय अंकल ने मुझसे कहा, निकिता तुम तो बड़ी हो गई हो और बहुत सुंदर लग रही हो। मैं अंकल की बात सुनकर खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी यह तो बात आप सही कह रहे हो। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आप भी कोई कम नहीं लग रहे। किसी से भी आपकी बॉडी शोड़ी को देखो, इस उम्र में भी जवान लग रहे हो। अंकल ने मेरे कंधे पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, मैं जवान हूँ, तुम परख के देख लो। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, किसी अच्छे मौके पर मैं आपको भी परख के देख लूंगी। अंकल बोले, मैं तो हमेशा तैयार हूँ, तुम बस बताओ। मैंने कहा, अंकल जी चलो छोड़ो ये सब बातें, आप ही बताओ मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। तब अंकल ने कहा, इस बार मैं वहां से कोई भी गिफ्ट नहीं लाया, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें यहीं से दिला दूंगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई और अंकल को हंसते हुए गले लगा लिया। अंकल ने भी मुझे गले लगाया। अंकल ने गले लगाते हुए मेरी पीठ पर हाथ रख दिया और आप समझ ही गए होंगे। फिर मैं अंकल के कमरे में गई और मैं बिस्तर पर बैठ गई और अंकल शर्ट बदलने लगे। तभी पापा ऊपर आ गए और आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कहा, पापा अंकल की बॉडी देखो, एकदम बॉडी बिल्डर जैसी लगती है। पापा ने कहा, बेटी लंदन में इनकी बॉडी किसी से कम थोड़ी है और शादी इन्होंने अब तक नहीं की, सारा दिन तो जिम में लगे होते हैं। तब अंकल ने कहा, यार तुम भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करो, तुम्हारी भी बॉडी मेरे जैसी हो जाएगी। पापा ने कहा, नहीं यार मैं तो अब बड़ा हो गया, ये काम मेरे से नहीं होने वाला। और मैं नीचे आ गई। अंकल की बॉडी पूरे फिट थे। मुझे लगता था कि वह पूरी तरह से जिम में लगे होते होंगे। एक बार तो उनकी बॉडी और शरीर देखकर मुझे डर भी लगा कि जब हम दोनों साथ होंगे तो मेरा क्या होगा। मेरी तो हालत थोड़ी सी खराब होने लगी थी। उस वक्त मैंने कहा, चलो जब मिलेंगे तब देखा जाएगा। कुछ देर बाद पापा भी नीचे आ गए। मैंने मम्मी से कहा और मम्मी पापा को कहने लगी कि पनीर की सब्जी बनाई निकिता के अंकल को। पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। मम्मी ने कहा, मुझे भाई साहब की पसंद के बारे में पता है, मैं पनीर की ही सब्जी बना रही हूँ। फिर पापा कमरे में चले गए। जब डिनर रेडी हो गया तो मम्मी ने कहा कि अंकल को बुला लो। मैं अंकल के कमरे में जाकर कहा, आ जाओ जी, डिनर रेडी है। जब मैं वहां से वापस आने लगी तो अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैंने कहा, इतना लालच भी ना करो अंकल जी, यहाँ नहीं, बहुत रिस्क है, कोई देख लेगा, जैसे ही फ्री टाइम मिले ये सब तब। फिर इस बार अंकल ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, आगे बनाते प्लान। फिर फ्री टाइम का। फिर मैं भी हंस पड़ी। हम दोनों नीचे आ गए। डिनर करने के बाद पापा मम्मी और अंकल काफी देर तक बातें करते रहे। अंकल उन्हें अपने लंदन की बातें बता रहे थे और मैं बोर होकर अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह मम्मी ने आकर जगाया तो मैंने कहा, मम्मी मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मम्मी ने कहा, थोड़ी देर में तेरे पापा ऑफिस चले जाएंगे और तुम अंकल को शहर घुमाने ले जाना, नहीं तो यहाँ सारा दिन बोर हो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, घुमा लाऊंगी शहर। मैं उठकर रेडी होने लगी। मैंने एक ड्रेस पहना। जब मैं खाना खाने के लिए जाने लगी तो अंकल ने कहा, खाना तो हम बाहर ही खाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। फिर अंकल और मैं बाहर चले गए। मैंने पूछा, हाँ जी बताओ जनाब, पहले कहाँ जाना है। अंकल ने कहा, पहले तो खाना खाने जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम सीधे बस पकड़कर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए। वहां हमने खाना खाया और फिर हम एक पार्क में चले गए। वहां पार्क में हर तरफ कपल ही कपल नजर आ रहे थे। फिर अंकल बोले, क्या सोच रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं अंकल जी। तो अंकल बोले, कोई बात नहीं, हम भी एक कपल ही हैं। फिर क्या हुआ, तुम मुझसे थोड़ी सी छोटी हो पर चल जाएगा। मैंने हंसकर कहा, हाँ यह तो है। इसके बाद अंकल बोले, आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाऊंगा, बढ़िया बढ़िया शर्ट और जीन्स दला कर लाऊंगा। फिर हम एक बड़े से मॉल में चले गए। वहां अंकल ने मुझसे कहा, जो तुम्हें बढ़िया लगता है वह खरीद लो। मैंने टी शर्ट और जीन्स सिलेक्ट की और चेंज करके भी देखा। सारे मुझे पसंद आ रही थी। मैं उस समय बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब मैं शर्ट और जीन्स चेंज करके आ रही थी तो अंकल मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। पाँव से लेकर ऊपर तक मुझे समझ आ गया था कि उनकी नजर कहाँ जा रही है। मैं भी उन्हें देखकर बार बार हंस रही थी। इसके बाद अंकल को पापा का फोन आया। वह हमें घर आने के लिए कह रहे थे। मैं अंकल से नाराज होकर बोली, अंकल अब तो मजा आने लगा था और अब हमें घर जाना पड़ेगा। अंकल कहने लगे, गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं अभी 20 दिन यहीं हूँ, तुम्हें पूरे नजारे दूंगा,
टेंशन मत लो, कल फिर आ जाएंगे। मैं खुश हो गई और अंकल के साथ घर चली गई। घर जाकर मैंने मम्मी को सारे कपड़े दिखाए तो मम्मी कहने लगी, कपड़ों पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। अंकल ने कहा, क्या हुआ, इस बार मैं लंदन से कुछ नहीं लाया निकिता के लिए, तो मैंने यही शॉपिंग करा दी। इसके बाद पापा और अंकल अपनी महफिल सजाने के लिए छत पर चले गए। अगले दिन मैं और अंकल घूमने के लिए फिर से चल पड़े। आज हम एक बढ़िया सी मूवी देखने गए तो अंकल बहाने से जब हंसने वाला सीन आता तो मेरे गले में अपनी बाहें डाल लेते और मेरे हाथों में हाथ फेरते रहते। मुझे अंकल का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अंकल के साथ बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपना अपना जुड़ाव हो रहा हो। इसके बाद अंकल मुझे होटल में लेकर गए। मैंने पूछा, होटल में क्यों जा रहे हो? तो बोले, तुम ही तो कह रही थी कि खुला जैसा टाइम मिलना चाहिए। फिर खुला समय तो होटल में ही मिलेगा और हमें थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा। मैंने कहा, अंकल जी आप प्लान बहुत बढ़िया बनाते हो, कोई भी शक नहीं करेगा कि हम घूमने गए हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अंकल जी आप बहुत होशियार हो। अंकल बोले, चल अब टाइम वेस्ट ना कर। हम एक अच्छे से होटल में पहुंचे और अब एक कमरा बुक किया। कमरा बहुत ही बड़ा था और वहां एक टीवी था, बेड पूरा आरामदायक था। वहां बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद अंकल ने एक पिज्जा और 2 ड्रिंक ऑनलाइन ऑर्डर की। पिज्जा खाने के बाद अंकल ने मेरी बातें सुनते हुए कहा, अब मूड ठीक है निकिता? मैंने कहा, अंकल जी मेरा मूड तो पहले दिन से ही ठीक है, जब से आपको देखा है। बस अब देर ना करो, जल्दी जल्दी जो करना। उसके बाद अंकल ने बिना देरी किए जो करना था वह शुरू कर दिया। अंकल वास्तव में बहुत ही फिट थे, उनमें बहुत ताकत थी। हम होटल में 3 घंटे तक रुके थे और उन घंटे में से अंकल ने 2 मिनट भी आराम नहीं किया। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या खाया था। मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं क्या बताऊं। बहुत बुरा लग रहा था। अंकल ने मुझे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। मन ही मन में अंकल को ऐसी बातें बता रही थी, पर बात करने से ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। सब कुछ क्लियर होने के बाद हम घर चले गए। उसके बाद तो हमारा घर में ही चलता रहा। अंकल चोरी चोरी रात को मेरे कमरे में आ जाते। कभी कभी मैं उनके कमरे में चली जाती थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं या अंकल मेरे कमरे में नहीं आते थे। मैंने उनके साथ 20 दिन बहुत अच्छे गुजारे। 20 दिन अंकल के साथ कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमने बहुत आनंद लिया। मुझे अंकल के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और यह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसी और एक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।